आज से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। किसी को कुछ पता है क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसके बारे में कुछ भी पता है वो बताओ। स्ट्रेटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लान। बुक बंद करेंगे, अभी बंद कर दो, बुक का कोई काम नहीं अभी। आपको क्या पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? हम पढ़ क्यों रहे हैं? हर्षिता। हाँ, कंपनी के लिए क्योंकि जरूरी होता है सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली प्लान करना। क्योंकि ताकि वो एक दिन अच्छी पोजीशन पे आ सके। तो एड्रेस अच्छी पोजीशन पे आ सके, स्ट्रेटेजी बनाना सिर्फ कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है? नहीं, हर किसी का इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी हम अपनी क्लास का एग्जांपल है, हमने पहले क्या सोचा था? पहले हम एफएम कंप्लीट करेंगे, फिर एसएम पे जाएंगे। फिर हमें दिखा थोड़ा टाइम एफएम करने के बाद कि बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, तो हम एफएम प्लस एसएम करने लगे, दोनों साथ में। तो ये भी तो एक तरह से स्ट्रेटेजी ही है ना। आप ग्राउंड लेवल से समझो, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को करने का हम एक फ्लो बना रहे हैं कि हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि आपको मई में एग्जाम्स देने हैं, उससे पहले आपको एटलीस्ट 1 मंथ का रिवीजन टाइम चाहिए। तो आपका टारगेट रहेगा 31 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना, आपके जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप्स। तो आप इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाओगे, वही आपकी होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, क्या क्या चीजों का एनालिसिस होता है, वो सब चीजें। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट का ओवरव्यू देती हूँ। आपका जो ये पेपर नंबर 8 है, एफएमएसएम, 100 मार्क्स का होता है टोटल। और दोनों की आपकी इक्वल वेटेज है, मतलब कि 50 मार्क्स का आपका एफएम होता है और 50 मार्क्स का आपका एसएम होता है। राइट। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, एज कंपेयर टू एफएम इजी पड़ता है, बिकॉज इसमें आपके सिर्फ 5 चैप्टर्स है। एफएम में आपके हैं 9 चैप्टर्स। ठीक है। एसएम आपका कंपेरेटिवली इजी रहता है एफएम से। और ये जो 5 चैप्टर्स है ना, ये भी आपको इतना इंटर रिलेटेड लगेंगे। हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर आप पढ़ोगे इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, इंटरनल मतलब एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, चॉइसेस देखना, और सब लास्ट में उसका प्लानिंग एग्जीक्यूशन वगैरह। बिल्कुल बेसिक सारे इंटर रिलेटेड आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है। सबसे पहले हम आज इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, जो आप लोग मुझे एग्जांपल्स दोगे कि आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है। उसके बाद हम कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे एसएम से रिलेटेड ही। और लास्ट में हम करेंगे चैप्टर 1 का ओवरव्यू, जो स्टार्ट हम कल से करेंगे। आज हम करेंगे सिर्फ इसका ओवरव्यू कि हम पढ़ने क्या गए वाले हैं। राइट। हाँ जी, ईशा आप आ गए। आपसे ही स्टार्ट करते हैं, बताओ आपको क्या क्या पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। बुक से नहीं, अपनी जनरल नॉलेज से स्ट्रेटेजी बनाना क्या होता है। बुक तो है ही नहीं, मैंने दो दो यूज करी हो ना, एक कैमरे के लिए, एक आपको सुनने के लिए। अच्छा अच्छा, आप कैमरे की साइड देख के बोलो। 1 मिनट, मेरे को ना डबल आवाज आ रही है। अच्छा, इतने आप कृतिका आप बताओ स्ट्रेटेजी क्या होता है। कृतिका आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। मैम स्ट्रैटेजी मतलब किसी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले कि हम उस प्रोसेस को किस वे में फॉलो अप करेंगे, उसकी एक स्ट्रैटेजी। कोई भी चीज, कोई भी टास्क करने के लिए आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, मतलब कि एक तरीका फाइंड आउट करते हो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे श्रेयांश को एग्जांपल दो, आपने अपनी लाइफ में कभी कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो किसी भी मैम चीज। बहुत बहुत बनाई है मैम, पर कोई भी पूरी नहीं हुई आज तक। कोई भी पूरी नहीं हुई, क्यों? बहुत सारी बनाई, एग्जाम में भी बनाई, सारी की सारी फेल ही हाँ, निकली। सारी फेल हो गई। क्यों फेल हुई, यस मैम। आपने एनालाइज नहीं करा? एनालाइज मैम बस ऐसे ही होता था, फेल होगी तो होगी, अब दूसरी बनाओ। आप डायरेक्टली एग्जीक्यूशन पे आ रहे हो ना, मतलब आपने यस मैम। स्ट्रेटजी अच्छे से नहीं बनाई। और हमें यस मैम। उसी चीज पे वर्क करना है। अगर आप ये बताओ, यहाँ तो आपकी फेल होगी, कंपनी में जाके आपकी स्ट्रेटेजी फेल होगी, तो आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा दिया, वो फेल हो गया, आप कह रहे तब हो कोई स्टार्टअप लॉन्च दूसरा कर कर लेंगे। लो।
तब स्टार्टअप लॉन्च कर लेंगे। स्टार्टअप लॉन्च कर दोगे, खर्चा भी तो लगता है उसमें, कॉस्ट भी तो लग रही है। यस मैम। यहाँ पे आप जो चीज समझते नहीं हो, आपका अटेम्प्ट अगर लगता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। वहां यस आपकी मैम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, वहां आपकी डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है, वो सामने से दिखेगी आपको। यस आप मैम। कोई प्लांट एंड मशीनरी लगा चुके हाँ एक जी। प्रोडक्ट बनाने का, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया आपने 5 करोड़ रुपए का, प्रोडक्ट हो गया फेल, क्या करोगे अब इसका? तो हम स्ट्रेटेजीज ऐसे नहीं बना सकते ना कि वो फेल होती रहे। आपको बहुत सारे एनालिसिस करके, हम अपना चैप्टर 2 पढ़ेंगे, इंटरनल फैक्टर्स। स्वॉट एनालिसिस पर सुना है कभी? यस। क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब आप कह रहे हो आपकी स्ट्रेटेजीज फेल हुई। हो सकता है आपने स्ट्रेटेजी बना दी थी कि मैं एक दिन में 15 घंटे पढ़ूंगा, और आपकी स्ट्रेंथ कितनी थी? सिर्फ 12 घंटे पढ़ने की। तो आपने अपने से ओवर एक्सपेक्टेशन करी, शायद इसलिए फेल हो गए हो। या फिर हो सकता है आपके लिए आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट हो, सपोज हम ले लेते हैं आपका अकाउंट्स, मेरा वाला सब्जेक्ट फेवरेट हो। आप में उसके लिए आपको पता था कि आपका स्ट्रांग है, तो बट आपने इसको ओवर कॉन्फिडेंस में इग्नोर कर दिया, और जो सब्जेक्ट आपको ना पसंद हो उस पर आप कुछ ज्यादा ही टाइम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में लैग कर रहा है। आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब आप ईशा, आपका हो गया सेट, कैमरा माइक सब, आपको एग्जांपल बताऊंगी स्ट्रेटेजी का। भी मेरा भी वैसे ही एग्जाम्स वाला ही था कि एग्जाम्स के लिए हर टाइम जितनी भी स्ट्रेटेजी बनाई हर बार फेल हुई है। हर बार फेल हुई है? एग्जाम से पहले आप लोगों की कोई जिंदगी नहीं थी क्या? एग्जाम्स पे ही घूम रही है? ये सीधा सच्ची बात तो ये में आके जीना शुरू करा है। तो मुझे जीना शुरू नहीं तो मतलब किया। आप बताओ तनीषा। जैसे कि ना, जो सब्जेक्ट हमारा सबसे वीक है, सबसे पहले उसको उठा लिया। ठीक है, सबसे वीक सब्जेक्ट उठा लिया। काफी टाइम कंज्यूम करेंगे, जो सब्जेक्ट्स कर रहे थे वो प्रॉपरली हो नहीं पाए। पहले से टारगेट कम हुआ तो ऐसे ऐसे करके स्ट्रेटजी पूरी करी। हाँ, क्या आपने जिस चीज पे मतलब बैलेंस नहीं कर पाया, किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और किसी को बहुत कम टाइम दे दिया, तो यहाँ पे होता है आपका स्ट्रेटेजी फेलियर। तो हमें उसी को पढ़ना है कि आप ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाओ, क्या क्या चीजें आप माइंड में रखो। स्वॉट एनालिसिस करते हैं, और क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल फैक्टर्स में चीजें देखते हैं। अगर सपोज आप कोई ऐसी चीज लॉन्च करने की सोच रहे हो जो बैन है, क्या उसका कोई फायदा है? आपको लीगल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, पॉलिटिकल, लीगल, पॉलिटिकल। हाँ, इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ते थे पेस्ले। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सारे ये फैक्टर्स देखते हैं हम। वो एनालिसिस हम सीखेंगे इस एसएम में। उसके बाद आपने स्ट्रेटेजीज तो सारी बना ली, फिर हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप उसको इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएशन मतलब कि आप जो स्ट्रेटेजी लगा भी रहे हो वो सही से काम कर भी रही है या नहीं कर रही। जैसे आपने अपने लिए एग्जाम्स में, हम ऐसे एक अच्छा सा पेज लेकर लिखते थे टाइम टेबल, सबने बनाया होगा। बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाए होंगे, जिसमें से और सुबह सुबह लिखते थे 6 AM उठने का टाइम। 6 AM, या कुछ अनरियलिस्टिक लोग 5 AM भी लिखते हैं। मतलब ऐसा रेयर होता है जो उठ पाता है। मैम मैंने 4 बजे लिखा था। अच्छा, आपका 4 भी था। उठे कितने बजे थे? 10 बजे। तो ये मैं क्या था? सोते मैम मैं सोता ही 4 बजे था, बात ये हो जाती थी, इतनी ज्यादा हाँ, बुरी स्ट्रैटेजी होती थी। तो वही ना, क्योंकि आपने अपने वही हमारी बात आ गई, स्वॉट एनालिसिस नहीं करा। आपने अपना, आपने देखा ही नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। अगर आपको 4 बजे उठना है तो उसके लिए आपको कम से कम 9-10 बजे सोना पड़ेगा। वो तो आप कर नहीं रहे, सीधा बस ये सोच रहे हो मैं 4 बजे उठूंगा, तो ये अनरियलिस्टिक गोल्स हैं। मतलब स्ट्रेटेजी बनानी नहीं आती आपको। अभी तो कल हाँ, सुबह टेस्ट है तो कम से कम 5 बजे उठ के सारे स्टडी मेडिकल दोबारा से कर देने के, क्योंकि मैं 9 बजे वही तो ना। और आपके पास पूरा एक हफ्ता था, तब भी आपने सर आज सुबह उठ के करूंगी, पूरा हफ्ता मिस करके। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्ट्रेटेजीज। हम इस तरह से आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हम माइंड में रख के स्ट्रेटेजी बनाते हुए, क्योंकि स्ट्रेटेजी वर्ड बहुत छोटा सा है। आपने एक वर्ड में बोल दिया कि स्ट्रेटेजी मतलब कि टास्क को करने का तरीका ढूंढना। 100 तरीके होते हैं, उसमें से बेस्ट ढूंढ कर उसको इम्प्लीमेंट करना। ये जो आप टाइम टेबल बनाते थे ना, इसके अकॉर्डिंग 12-15 घंटे पढ़ना बहुत इजी लगता था, निकल जाता था टाइम। तो मतलब अनरियलिस्टिक चीज तो नहीं है, बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। आपको उसके लिए आपने वो देखने थे लूप होल्स, कि आप कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपकी गलती आ रही है। ठीक है, जैसे हम ना कुछ स्ट्रेटेजीज जी डिस्कस। जैसे हाँ जी, बोलो।
फिर 5 मिनट का ब्रेक लिख के लिए हम 10 15 15 से 20 मिनट का लेते थे। हाँ, क्योंकि आपके हाथ में फोन आ जाता था और फिर वो फोन छूटता नहीं था। बुक्स रुकती नहीं है, फोन जाता नहीं है ना। ये सबके साथ है। तो इसलिए ब्रेक के टाइम कभी भी फोन नहीं उठाते। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रियल लाइफ वाले स्टोरीज के। ठीक है। सबसे पहले आपका डब्बा सिंह। सुना है आपने मुंबई के डब्बा वाला? किसी ने भी नहीं सुना मुंबई डब्बास वाला? क्या सुना है हर्षिता आपने? टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो। हाँ, टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल क्या है, टिफिन सर्विस तो बहुत सारे लोग करते हैं। बस इतना ही पता है। ठीक है। देखो, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक आपके डब्बा सिंह, मतलब मुंबई की ये रियल स्टोरी है। मुंबई में एक डब्बा वाला के नाम से बहुत फेमस है, काफी अवार्ड्स वगैरह भी मिले उनको। ठीक है। उनका वर्किंग मॉडल क्या है कि मुंबई में आप देखोगे बहुत सारे लोग बाहर से काम करने आते हैं। आपका फाइनेंस कैपिटल है, बाहर से दिल्ली से बाहर बहुत जगह से लोग वहां पे काम करने जाते हैं, तो उनको सबको फूड तो चाहिए। तो डब्बा वाला जो उन्होंने क्या वो बनाया स्ट्रेटेजी कि हम उनके पास खाना डिलीवर करें। ठीक है। अब जैसे हर्षिता, कल आपने मुझसे पूछा था 2 बजे ऐसे इनकी क्लास होगी तो लंच कब करोगे। तो आपका मेन फोकस कहाँ था, क्लास को हटा के लंच में। तो फूड सबके लिए प्रायोरिटी होती है। अब फूड प्रायोरिटी होती है तो सबको अपना टाइम से खाना चाहिए। कोई ऑफिस में काम कर रहा है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 10 बजे तक, तो उसको खाना तो टाइम से चाहिए। तो डब्बा वाला इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम सबको फ्रेश फूड देंगे, टाइम से खाना देंगे। ठीक है। और उन्होंने बहुत बेसिक सिस्टम, जो मुंबई की लोकल ट्रेन होती है उसका नाम सुना है? लोकल देखी है मुंबई की भीड़ भाड़ वाली? कभी मूवीज में नहीं देखी मुंबई में लोकल ट्रेन? देखिए ना कितनी भीड़ वाली। उन्होंने उसका बेनिफिट उठाया क्योंकि लोकल ट्रेन आपकी एकदम टाइम पे पहुंचाती है। प्लस उन्होंने जो अपने पर्सनल साइकिल्स वगैरह, कोई बहुत फैंसी व्हीकल्स नहीं, जिससे वो टाइमली डिलीवरी कर सके, बेसिक चीजें उन्होंने यूज करी, लोकल यूज करी, साइकिल्स यूज करी, वो टाइमली डिलीवरी कर सके। ठीक है। अब उनका एक कॉम्पिटिटर रखते हैं हम, लेजी लाल। जैसे हम होते हैं स्ट्रेटेजीज बनाते हैं हाईटेक और फेल हो जाती है वो, ऐसे एक लेजी लाल थे जिन्होंने ड्रोन्स यूज करे। ड्रोन्स पता है क्या होते हैं? डिलीवरी के लिए ड्रोन्स यूज करे, जो आपके ऊपर मतलब बाय एयर। ऊपर छोड़ देते हैं, वो जो ऊपर छोड़ देते हैं ड्रोन। हाँ, ऊपर एयर से डिलीवरी कर। एयर में छोड़ देते हैं। लेजी लाल ने टेक्नोलॉजी तो लगाई एकदम हाई क्लास, जैसा आप प्लान बनाते हो सुबह 4 बजे उठने वाला, वैसे वाला। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, एक पर्सन थे बॉस बिरयानी, हमारी हर्षिता जैसे, जिनको टाइम पे खाना चाहिए था। ठीक है। इन जो लेजी लाल है, उनके ड्रोन ने खाना तो पहुंचाया, लेकिन लंच में पहुंचा दिया ब्रेकफास्ट का खाना। तो क्या वो चलेगा? आप सुबह से बैठ के काम करते करते लंच की वेट कर रहे हो और आपके पास आ रहा है ब्रेकफास्ट का बचा हुआ पोहा, तो चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जो डब्बा सिंह थे, मुंबई के डब्बा वाला, वो एकदम टाइमली फ्रेश खाना पहुंचा रहे हैं, तो किसको प्रेफर करोगे? डब्बा सिंह। डब्बा डब्बा सिंह। सेम से। क्यों करोगे, जबकि वो तो ड्रोन से डिलीवरी भी नहीं कर रहे? बट आपके लिए मैटर क्या था, डिलीवरी ड्रोन से आ रही है टाइम से आ रही है? टाइम से आ रही है, टाइम क्योंकि से आ रहे हो, फ्रेश आ रहे हैं। टाइम से आ रही है, सही खाना आ रहा है, फ्रेश खाना आ रहा है। तो जो डब्बा सिंह थे उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, सिंप्लिसिटी एंड एग्जीक्यूशन। फर्क नहीं पड़ता आप कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मेन चीज होती है आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो या नहीं। आप 4 की जगह 7 बजे भी सोचोगे ना उठने का, तो वो बेटर है। बट आप उठ रहे हो, काम कर रहे हो। सेम इन्होंने करा, सिंपल स्ट्रेटेजी रखी, एग्जीक्यूशन पे फोकस रखा, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है। तो इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, प्रोसेस एफिशिएंसी एंड लॉजिस्टिक्स। समझ आ रहा है? बेसिक हम स्ट्रेटेजीज के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेटेजी फॉलो करना जरूरी क्यों है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी हाईटेक कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें करो, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है हमें सही चीज सही टाइम पे करनी है ना। इनके लिए सही काम क्या था, खाना पहुंचाना। उनके लिए खाना पहुंचाने के लिए उन्होंने एकदम सिंपल प्रोसेस फॉलो करा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करा। तो स्ट्रेटेजी सिर्फ बनाना नहीं होता, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करना भी। समझ आ गया यहाँ तक? एक और एग्जांपल देखें इसका, जियो चीता वर्सेस टेलीकॉम टाइटल्स। जियो के बारे में तो सबको ही पता है, क्या चीज है? कम्प्लीटिंग डाटा प्रोवाइड किया था, और जैसे पहले लिमिट्स होती थी कि रेडियो प्रोवाइड किया था सबसे पहले। जो जियो ने था सबसे पहले
फ्री डेटा प्रोवाइड करा था। उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना, 1 1 GB डेटा भी 200 250 रुपए का मिलता था। मतलब मैक्सिमम रिचार्ज लोग 1 2 GB ऐसे ही करते थे। वाईफाई का तो नाम ही नहीं सुना था किसी ने। मतलब नॉर्मल घर में तो वाईफाई होता ही नहीं था। तो जो जियो ने था वो क्या करा था, डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजी कर दी थी। डिस्ट्रक्टिव मतलब उसने पूरी मार्केट तोड़ दी थी। उस टाइम पे क्या उसका कोई कॉम्पिटिटर था? टेलीकॉम प्रोवाइडर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जियो का कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं था। जियो एकदम चीता की तरह भागा था। अपनी क्लास में कौन चीता की तरह भागता है? कनक। कनक हमेशा भागती रहती है सबसे आगे। तो ऐसे ही जियो भागा था सबसे आगे। और जो टेलीकॉम वाले थे वो टर्टल की तरह पीछे पीछे। और बाकी हम जैसे लोग पांडा जैसे, जिसको फ्री में बैठा के कुछ भी दे दो तो लोगों को तो फ्री डेटा मिल गया, वो उनके लिए बेस्ट चीज थी। उनको फर्क नहीं है फिर कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ रही है, क्या उनका लॉस हो रहा है। हमें बैठ के फ्री डेटा मिल रहा है, बैठ के हम अपना नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज थी उस टाइम पे। ठीक है। तो कंसेप्ट इन्होंने क्या फॉलो करा था, मार्केट डिसरप्शन का और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना डाली कि जो कंपटीशन मार्केट में कहीं था ही नहीं। कोई भी फ्री में डेटा दे ही नहीं रहा था। फ्री में क्या, कोई सस्ता भी नहीं दे रहा था। उन्होंने ऐसा डिसरप्शन कर दिया कि उसके बाद दूसरे टेलीकॉम वाले जो थे आपके, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उन्हें एकदम से अपनी स्ट्रेटेजीज पूरी चेंज करनी पड़ी थी। वोडाफोन आइडिया आपका मर्ज हो गया था, वीआई बन गया था। और जो एयरटेल था उसके पास थोड़े फंड्स थे, उन्होंने शिफ्ट कर लिया था कॉर्पोरेट सेक्टर पे। एयरटेल के जो वाईफाई वगैरह या कॉर्पोरेट में कंपनीज में शिफ्ट कर दिया था एयरटेल ने, रिटेल सेक्टर छोड़ के। मतलब सबकी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई थी सिर्फ एक जियो के कारण। समझे? तो ये आपकी स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका। कि आपने ऐसा सुना कभी कभी कि मतलब कोई ऐसा आ जाता है मार्केट में जियो के अलावा भी, जिसके आने के बाद एकदम से मार्केट ही खत्म हो जाती है बाकी लोगों के लिए। वो इतना कुछ ऐसा कर देता है। या फिर आप ऐसा सोचो कि आपके 5 6 अटेम्प्ट लग रहे थे, फिर आपकी सीधा आ गई AIR 1, एकदम डिस्टर्ब कर दिया। आप लोगों ने सोच ही नहीं रखा था ऐसा भी कुछ हो सकता है। ईशा इस बार AIR 1 लेकर आ रही है हो सकता है ईशा नेवर, नेवर एवर। नेवर एवर। तो जब आप उसमें ग्रुप अलग दिया ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप बहुत ग्रुप हो तो सब पॉसिबल है। तो डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेटेजी होती है कि आपने पूरी मार्केट ही हटा दी, सबसे आगे कूदा है। ठीक है, समझ के? यहाँ तक 2 स्ट्रेटेजीज हमने देखी कि सबसे पहले मैंने तो आज तक जियो भी नहीं यूज किया। आपने जियो भी नहीं लिया। नहीं। आपने जियो को सपोर्ट नहीं करा ना डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेटेजी में तभी ये एयर बननी आ रही मैंने जियो ही नहीं यूज किया अभी तक। हाँ। तो हमने अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज देखी। एक थी सिंपल एंड स्लो, सिंपलिसिटी पे चल रही है लेकिन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो होने चाहिए। दूसरी आई जियो चीता वाली, जो उसने क्या करा, मार्केट डिस्टर्ब कर दी पूरी। मार्केट में अपने को सबसे अलग बना दिया। अब ये तो नीड सबको पता थी। जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हो ना, कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, उसमें आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और ये मेजर प्रॉब्लम थी कि डेटा इतना महंगा था। उन्होंने उस चीज को चेंज कर दिया। समझ के? आगे देखे एक और, पार्ले जी वर्सेस ओरियो मॉन्स्टर। सबने खाया पार्ले जी? पार्ले जी बिस्किट सबने खाया होगा। और अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, सब अलग अलग जगह के हैं। हर्षिता जम्मू से, ईशा पंजाब से, और रितिका आप कलकत्ता से हो ना शायद। हाँ मैम। हाँ जी, उधर से। तो और हम लोग हरियाणा से, लेकिन पार्ले जी तो सबने खा रखा है। ठीक है। और आज तक भी चल रहा है। पार्ले जी किस टाइम से चलते हो, आज तक आ रहा है। ओरियो या उसके अलावा 50 तरह के बिस्किट आ गए, क्या कोई पार्ले जी को रिप्लेस कर पाया है? अब आप लोग चलो, बच्चे तो फिर भी ओरियो खा लेंगे। क्या आपकी मम्मी बैठ के ओरियो खाती है चाय के साथ? नहीं खाएगी। आपके दादाजी, नाना जी, ये लोग क्या ओरियो बिस्किट खाते हैं या चाय पार्ले जी चाहिए? पार्ले जी सबका डेली का। अब आप लोगों को क्या मैं बताती हूँ, कल हम लोग क्लास के बाद चाय ऑर्डर कर रहे थे। चाय वाले से पहला क्वेश्चन उस पूछा बिस्किट था, उसने 5 10 बिस्किट बताए, गुड डे वगैरह, क्रैक जैक सब कुछ। पहला क्वेश्चन ये आया, पार्ले जी है मतलब ये तो कल सच में हुआ था सेम पर उसमें नहीं था, तो ऐसा मूड ऑफ हो गया कि पार्ले जी क्यों नहीं है तो चाय है तो पार्ले जी चाहिए। और कल हमने ओरियो खाने की वजह से चाय नहीं पी थी, क्योंकि ओरियो और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत गंदा कॉम्बिनेशन। होता है। और हम्म। इंडियंस के लिए तो सबसे फेवरेट चाय।
तो आपको क्या देखना पड़ता है, अपनी ऑडियंस को समझना पड़ता है। आपने देखा इंडियन ऑडियंस जो है उनको चाय चाहिए, और चाय और किसका बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है आपका, पार्ले जी का। और भी ग्लूकोज बिस्किट और भी है, ऐसा नहीं है कि और भी है, बट पार्ले जी का कंपैरिजन नहीं है। जैसे मैगी है, मैगी एक नूडल्स, मतलब ऐसा थोड़ी है, मैगी एक ब्रांड है ना। और भी तरह के बहुत तरह के नूडल्स आए, टॉप रेमन आए, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब आप जाके क्या बोलते हो, मैगी। उसके आगे यिप्पी नूडल्स आए थे, बहुत तरह के आए, बट आपका क्या चल रहा है, मैगी। तो आपने क्या देखा, अपनी ऑडियंस को समझा, उनका एक बेसिक टेस्ट समझा, और उसके अकॉर्डिंग अपने को पोजीशन करा। तो हमने यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी देखी, अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्रेफरेंसेस। कि आपको अपनी मार्केट की नीड देखनी है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज दे रहे हैं तो ही वो चलेगी। आपकी ऑडियंस को चाहिए क्या, वो चलेगा, है ना। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पढ़ाने के लिए, मतलब सपोज हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ स्क्रीन लगा देंगे, बहुत ही हाई क्लास नोट्स दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, और मैं आपसे फीस मांग रही हूँ 50,000 रुपए, क्या आप दे दोगे। आपकी नीड क्या है, आपकी नीड है कंसेप्ट को समझना, एग्जाम को क्लियर करना। अगर उससे आपको आपको क्या करना है कि मैंने कितनी हैवी स्क्रीन लगा रखी है, आपको बहुत ही बेटर क्वालिटी के नोट्स मिल रहे हैं, आपको अगर वही चीज 8 से 10 हजार में मिल रही है, तो आप वो चीज प्रेफर करोगे ना, क्योंकि आपकी नीड किस में पूरी हो रही है, उसमें। तो आपको अपनी मार्केट को, अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। समझ गए। यहाँ पे मैं 7D मूवी चला दूं, उसकी कॉस्ट कौन देगा। अब मेरी ऑडियंस को नहीं चाहिए वो चीज। जो 7D देखने जा रहे हैं थिएटर्स में या आईनॉक्स वगैरह में 7D लगती है, उनकी ऑडियंस अलग है। तो आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ता है। सिमिलरली जैसे ये बिस्किट्स वाला, पार्ले जी ने नीड समझी कि जो इंडियन ऑडियंस है उनको चाय के साथ बिस्किट चाहिए, चाय बिस्किट, और उसके लिए क्या बेस्ट रहता है आपका, पार्ले जी। ठीक है, ऐसा लग रहा है पार्ले जी को मेरे को हायर कर लेना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर। इतनी देर से मैं पार्ले जी बोल रही हूँ। यहाँ तक समझ आ गया। अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज आपकी, हमने कौन सी देखी है। सिंप्लिसिटी वाली के अपना प्रोसेस सेंटर रखा, और उसके बाद जीरो थीटा डिस्क्रिप्टिव, आपने पूरी मार्केट को डिस्क्रिप्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपका पार्ले जी वाली, नाम भी इन्होंने कितना अच्छा दिया है, गुल्लू पार्ले जी। पार्ले जी आपका क्या देखा कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना रही है। लास्ट, लास्ट देखो आपका किंगफिशर प्रिजन वर्सेस इंडिगो स्पैरो। किंगफिशर दी सुना, ये सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। क्या चीज। ये सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, पार्ले जी, ओरियो। पार्ले जी नहीं सुना आपने, रियल लाइफ की तो है। अरे मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं वो पार्ले जी तो सुना है। और कौन सा रियल नहीं है आप बताओ। ये मुंबई डब्बा वाला रियल है, आपको इसकी केस स्टडी पढ़ना, बहुत अवार्ड्स भी मिले हुए हैं इनको, मुंबई के फेमस डब्बा वाले आ जाएंगे। जियो, तो आपने सिम नहीं लिया तो उससे वो फेक नहीं हो जाएगी, जियो है। ठीक है। पार्ले जी तो आपको पता ही है, पार्ले जी, ओरियो, और सब जो भी बिस्किट्स है। किंगफिशर का नाम सुना, विजय हाँ मालिक जी, सुना? ड्रिंक में सुना है, ड्रिंक। उन्हीं की तो कंपनी है, विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर। विजय माल्या नहीं सुना आपने। मैम एयरलाइंस ना। लोन लेके भाग गया। हाँ, अच्छा हाँ। आप लोगों ने सुना है किंगफिशर। हाँ जी, श्रेयांश आप कुछ बोल रहे थे। एयरलाइंस वाली बात कर रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी, एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस। क्या किंगफिशर आज के टाइम पे चल रही है, नहीं चल रही, क्यों नहीं नहीं चल रही, मैम। नहीं मैम। क्योंकि विजय माल्या भाग गया। पर वो क्यों भागा, हाँ पैसे लेके भागा। उसका काफी ज्यादा मतलब इतनी कॉस्ट मतलब उसने बहुत ज्यादा लगा दी। हाँ एग्जैक्टली exactly। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू रेवेन्यू। मतलब उसके एयरप्लेन्स खड़े हुए हैं, उसके पास फ्यूल डलवाने के पैसे नहीं है, क्योंकि उसने पहले इतना खर्चा कर दिया, इतने लोन्स ले लिए, इतनी कॉस्ट लगा दी। ये दिख रहा है किंगफिशर प्रिजन, मतलब उसने पहले तो दे दी लग्जरीज, जबकि हमें क्या चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जाने में, एक बेसिक कंफर्ट। अब आपको सपोज दिल्ली से मुंबई जाना है, आपको चाहिए बेसिक कंफर्ट ऑफ फ्लाइट में एक डिसेंट सा खाना मिल जाए और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। ठीक है, आप पे भी उसके अकॉर्डिंग करोगे। सपोज आप 6,000 रुपीज पे कर रहे हो दिल्ली से मुंबई जाने के, राइट। आपको अगर थोड़ी सी लग्जरी मिल रही है, आप ज्यादा से ज्यादा 8,000 पे कर दोगे। अब कोई आपसे कल को 80,000 मांगने लग गया तो आप नहीं दोगे। क्या आपको वो पूरा फ्लैट थोड़ी ला के दे रहे हैं एयरप्लेन में। बट उसने खर्चा कर दिया बहुत ज्यादा, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा दी अंदर अपने जो एयरलाइंस में थी।
तो उससे क्या हुआ, वो अपना रेवेन्यू उसका इतना था नहीं, तो उसको अपनी एयरलाइंस बंद करनी पड़ी थी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो इंडिगो है, वो है आपकी बेसिक फ्लाइट्स, मतलब कि डिसेंट जो आपका होता है जितना आपको नीड है। तो हमने इसमें क्या देखा, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। हम ये नहीं देख सकते आज के दिन, हो सकता है आप एक बार अफोर्ड करके बहुत महंगी चीज ले भी लो अलग एक्सपीरियंस के लिए, क्या आप उसको सस्टेन कर पाओगे लॉन्ग टर्म में? डेली में तो आप वो चीज नहीं यूज कर पाओगे ना। और डेली में आपको क्या चाहिएगा, एक बेसिक चीज। तो किंगफिशर ने फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पे फोकस नहीं करा, सस्टेनेबल होता है लॉन्ग टर्म तक चलने वाला। तो अब किंगफिशर इसलिए बंद हुआ, उसने शॉर्ट टर्म में तो अर्न कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं चल पाया क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था। लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखते हुए आपको स्ट्रेटेजी करनी होती है। तो हमने बहुत सारी इसमें टर्म्स देखी कि जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, आपकी सिंपल होनी चाहिए, इजी टू इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इजी टू एग्जीक्यूट। जैसे कि डब्बा वाला थे, इजी टू एग्जीक्यूट करी उन्होंने, सिंपल स्ट्रेटेजी करी। उसके बाद आपने क्या करा, अपनी मार्केट डिस्ट्रक्शन और ऑडियंस को समझा, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग कि ऑडियंस को चाहिए क्या, उसके बेसिस पे आप बनाओगे। मार्केट प्रेफरेंस। हाँ, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग एंड मार्केट प्रेफरेंस, वही सब चीजें, मतलब बेसिक्स वो देख रहे हैं इसकी समरी। फिर हमने देखा, हम जो ऑडियंस को दे रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, जिससे हम लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाए। और या फिर आप जियो जैसी कर सकते हो, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी, कि आपने एकदम से सारा कुछ खत्म कर दिया। डिस्ट्रक्टिव में भी आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर आपके ऑडियंस को डेटा चाहिए ही नहीं होता तो क्या करते, तो कोई फायदा नहीं था ना फ्री में देने का। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देखते, उसको लॉन्ग टर्म में पता था वो प्रॉफिट में आएगा, जियो के लॉस में थोड़ी ना चलता रहेगा, प्रॉफिट में आया ना वो अल्टीमेटली। अगर ऐसा होता वो फ्री में दे रहे और जब तक बस वो फ्री में दे रहे लोग तभी तक लेते, पैसे आते ही वो मना कर देते, तो क्या उसका कोई फायदा था? नहीं था। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोची थी डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड, सीए स्टूडेंट्स के लिए डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड। आप बताओ, अगर कोई आपके फ्री में डाउट्स ले रहा है तो आप उससे डाउट्स ले लो। कल को कोई आपसे पैसे मांगने लग जाए डाउट सोल्व करने के, आप दोगे? सिर्फ डाउट सोल्व करने के, वो सामने आपके ना कोई पर्सन है ना कुछ, एक साइट है जिस पे जाके आपको लॉगिन करके अपना डाउट डालना है और उसके बदले आपको उसके पैसे देने हैं, तो क्या आप दोगे? इनिशियली तो हो सकता है उनके पास ऑडियंस आ जाती जब तक वो फ्री रखते, लेकिन जैसे ही वो पैसे मांगते ऑडियंस सारी खत्म हो जाती, तो क्या आपकी कोई लॉन्ग टर्म ग्रो हो पाता? नहीं हो पाता। लेकिन जियो को पता था कि अभी हमने फ्री के आके डाल दी, बाद में हम थोड़ा पैसा भी मांगेंगे तो लोग देंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग दे रहे हैं, हम तो उससे बहुत कम पैसा मांगेंगे। तो आपको ये सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ती है, ठीक है। आप इस चीज को ही अपना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। जब आप पढ़ने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, सिंपल स्ट्रेटेजी बनानी है आपको, इजी टू एग्जीक्यूट। सीधा 18 घंटे नहीं बनानी, अगर 8 घंटे की भी बना रहे हो तो उसको आप सिंपली एग्जीक्यूट करो ना डेली, एनफ है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब अपनी देखनी है मार्केट प्रेफरेंस, आपकी नीड क्या है। जैसे पार्ले जी ने देखा मार्केट की नीड क्या थी, तो आपको अपनी नीड देखनी है। अब आपको पढ़ना क्या है, 3 किताब जो अपनी मतलब वो होगी, फर्स्ट बुक दे रहे हो तो 3 सब्जेक्ट्स की, आप पढ़ने बैठ जाओ जनरल नॉलेज की बुक्स, इस टाइम पे कोई नीड है नहीं है, तो आपको अपनी प्रेफरेंसेस अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। हो सकता है आप 15 घंटे की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, 4 दिन पढ़ लोगे, 5वें दिन आप बीमार बैठे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। जो लॉन्ग टर्म में हो सके वैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो समझ रहे हो स्ट्रेटेजी का ओवरऑल, समझ आ रहा है आपको स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे आप जो बाकी कंपनीज भी देखोगे जो फेल हुई है, क्या किंगफिशर कोई छोटी कंपनी थी? बहुत बड़ी कंपनी थी किंगफिशर। आपके जो बिस्किट्स है, ये ओरियो, कोई भी और बिस्किट्स ले लो, ये भी सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्टिल वो compete नहीं कर पा रहे। एयरटेल, वोडाफोन, ये सब चल रहे थे पहले, जियो तो कोई था ही नहीं, एकदम से आया है। और यहाँ पे आपके जो मुंबई डब्बा वाला, इसके आगे आपका कोई वहां पे इतना लेवल तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाई, स्ट्रेटेजी की इतनी वैल्यू होती है। अब पढ़ रहे हो आप लोग, सब पढ़ रहे हो, एक ही क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसमें से हर कोई ना तो पास होता है, और जो पास होता है हर किसी की रैंक नहीं आती। सबकी क्या डिफरेंस होता है, टीचर सबके सेम होते हैं, बुक सबकी सेम होती है, फर्क कहाँ पे आता है आपका स्ट्रेटेजी, कि कौन कैसे पढ़, ठीक है। इसलिए कभी भी ना किसी से ना तो compete करना चाहिए, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपना तरीका होता है, अपनी स्ट्रेटेजी को बेस्ट, अपने को सबसे ऊपर। समझ गए यहाँ तक?
अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें हम चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हम देखेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। कुछ लिमिटेशंस भी तो हो सकती है ना, पता लगे स्ट्रेटेजी बनाते रह गए एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट का मतलब आपने वर्ड सुने, विजन, मिशन, ऐसा कुछ वर्ड सुने कभी, गोल, ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपका अभी के लिए गोल होगा कि आपको इंटर निकालना है, अल्टीमेटली आपका मिशन क्या है, सीए कंप्लीट करने, विजन क्या है, लॉन्ग टर्म ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखते हैं हम। ऐसे वो सब चीजें पढ़ेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है। स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस, फंक्शनल, सुने हैं ये कभी, कभी कभी ऐसे टर्म्स नहीं सुने आपने, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपना जॉब का। जब मैं केपीएमजी में थी, तब मैंने तो जस्ट ज्वाइन करा था, बीइंग अ फ्रेशर में तो बेसिक लेवल पे होंगे वहां पे जो जॉब करी थी। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन जैसे जब जॉब करी थी केपीएमजी में, तो मैं किस लेवल पे जाऊंगी, एग्जीक्यूशन लेवल पे। वहां मेरे को थोड़ी ना बताना है लोगों को कि क्या करना है, अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन करा है ना, वो मेरे को बताएंगे कैसे करना है। तो मैं किस पे होंगी, फंक्शनल लेवल पे। जो मेरे ऊपर जो मैनेजर्स या जो भी सीनियर्स होंगे वो किस पे होंगे, बिजनेस लेवल पे। और जो एकदम टॉप पे होंगे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, वो क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट जॉब, बिजनेस जॉब करते हो, और फंक्शनल वाले फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं। नाम दे रहे थे ना, क्या, आपने जो हियरकी बोलना था उसके नाम से, मतलब जैसे तो हियरकी की चैन है उसने बोला था ना, या फिर रिपोर्टिंग हायरार्की। हाँ हाँ, हायरार्की वही उसी टाइप से होता है आपका। मतलब किस, जैसे नए नाम से होगी ना तो बिल्कुल। हाँ वही टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये वही है। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। लेकिन एसएम में आपको नाम नहीं चेंज करना है, जो पढ़ रहे हो वही पढ़ना है। ठीक है, अपना पिछले वाले सब वर्ड्स भूल जाना, आपको ये ही लिखना है। एसएम पढ़ने का सबसे बेस्ट वे है कि अपनी पुरानी नॉलेज निकाल दो, नए जो वर्ड सीख रहे हो ना उसको माइंड में बैठा लो, क्योंकि आपको ये कीवर्ड्स लिखने हैं। जैसे इन्होंने डायग्राम्स बनाए थे, आप देखोगे ना पूरी बुक में इन्होंने भी बहुत जगह डायग्राम्स बनाए हैं अच्छे अच्छे। तो आप भी ऐसे अच्छे अच्छे डायग्राम एग्जाम में बनाना, मार्क्स मिलते हैं डायग्राम्स के, स्ट्रेटेजी के। और भी डायग्राम्स हैं, ये पॉइंट्स का बना दिया, जैसे इंपॉर्टेंस का बना दिया, ये बना रखा है। अब ये तो आप नहीं बना पाओगे एग्जाम में, तो छोड़ देना, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो जितने ज्यादा डायग्राम्स बनाओगे मार्क्स उतने मिलते हैं। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल होगी, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ये भी सही बात है, स्ट्रेटेजी का एक एग्जाम्पल है कि हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम मार्क्स ज्यादा स्कोर कैसे करेंगे, डायग्राम्स बना के, कीवर्ड्स लिख के। ठीक है, तो इसको एक बार टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या आपका। कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम मेनली मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, जो आज हमने बेसिक सारा समझ लिया, ओवरव्यू कि स्ट्रेटेजी हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ डेफिनेशंस मिल जाएगी जो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई, चारों एग्जांपल हमने देखे कि अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो ही नहीं करोगे तो आप कितनी बड़ी कंपनी में आप वॉश आउट हो जाओगे मार्केट से। राइट, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ मार्केट। उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लिमिटेशंस क्या हो सकती है, कुछ आइडिया है, बताओ। एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, अनरियलिस्टिक बना रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगी आपकी, कॉस्टली ज्यादा होगी, ऐसा आपकी लिमिटेशंस हो सकती है। और उसके बाद आ जाएंगे हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जो भी बात करी थी, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। ये वर्ड्स आपने सब सुने हुए हैं, कोई आपको इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोले ना, आपको समझ नहीं आएगा। विजन, मिशन में तो सेम ही चीज लगती है एज अ लेमैन, लेकिन जब आप एसएम पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग चीजें होती है। विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। ठीक है, ये सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे इसमें। काफी अच्छा, मतलब आप स्टडी में देखोगे ना बहुत अच्छा बना रखा है।
काफी सारे एग्जांपल्स डाल रखे हैं आपके, और रियल लाइफ एग्जांपल्स है, एलआईसी का डाल रखा है, एप्पल का डाल रखा है। इन चीजों से आप रिलेट कर पाओगे। फिर आपका आएगा स्ट्रेटेजिक लेवल्स। क्या क्या देखे थे स्ट्रेटेजिक लेवल्स? कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल, ये लेवल्स देखेंगे हम। ठीक है, हेड ऑफिस, उसके डिविजन, उसके फंक्शनल लेवल्स, इसको पढ़ेंगे। बस इतना ही आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस करने। क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं? सिनेरियो बेस्ड, मतलब कि केस स्टडीज बेस्ड बनाएंगे। और बिल्कुल सिंपल सिंपल केस स्टडीज बनती है कि अगर सपोज आप एक एग्जांपल देती हूँ। अगर जैसे हमने बोला आपका कॉर्पोरेट लेवल होता है, मतलब सबसे टॉप वाला। उसके बाद कौन सा आता है आपका? बिजनेस। एंड देन आपका आता है फंक्शनल। फंक्शनल लेवल वाले लोग कौन है? जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वाले मतलब जो हाई लेवल स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। अब आप मेरे को बताना, ये जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या ये अकेले में बैठ के बना लेंगे? इनको इनकी एडवाइस चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। कॉमन सेंस की बात है तो चाहिए। आपको वो क्वेश्चन में कह देगा, कॉर्पोरेट लेवल पे थे मिस्टर एक्स सीईओ, उन्होंने सोचा स्ट्रेटेजी बनाना तो मेरा काम है, उन्होंने किसी की एडवाइस नहीं दी, अपने अकॉर्डिंग बना दी, बोल दिया कि इम्प्लीमेंट करो। पता लगा फंक्शनल लेवल वाले ने बाद में बताया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, हमारी ऑडियंस को ये चीज चाहिए ही नहीं। तो क्या वो स्ट्रेटेजी आपकी सक्सीड होगी? नो। तो आपको वही उसको केस स्टडी में प्रेजेंट करना है। ठीक है, इस टाइप से इसके क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप देखोगे ना, क्रक्स में वो पूछ आपसे एक ही लाइन का होगा, और उसको घुमा घुमा के बोलेगा, दो चार लोगों के नाम डाल देगा, कंपनीज के नाम डाल के, बट सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। राइट? कैसा लग रहा है आपको? सब्जेक्ट कैसा होगा ये? विजन, मिशन, गोल, ये कॉर्पोरेट, ये सब तो बीसीके में भी ऐसा ही था। अच्छा, पढ़ा हुआ है पहले? मतलब कि बहुत पहले पढ़ा था, अब तो। फाउंडेशन में? हाँ, ये पढ़ा तो मतलब 12th में बिजनेस स्टडीज में भी हुआ। हाँ, 12th में था ही नहीं बिजनेस स्टडीज मेरा। आप आर्ट्स से थे ना, सब थोड़ी ना आर्ट्स से थे। हम्म। बट आपने फिर फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपने चाहे फाउंडेशन रूट से हो, चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट से हो, तो भी बीकॉम में पढ़ा हुआ है ये चीज कहीं ना कहीं। और जो कॉमर्स वाला उन्होंने तो पढ़ा ही होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें नहीं है, किसी ने ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें पढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं तो उसका हिंट होगा। हम्म। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, आप लोगों को बस ये पता है कि हायरार्की होती है। अंदर इनके क्या रोल्स होते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या बेनिफिट्स है, वो सब चीजें किसी ने नहीं पढ़ी इतना डिटेल में, तो कहीं पे भी नहीं होता, वो यहीं पे आके आता है। ठीक है, बट ओवरऑल ना पढ़ने में मजा बहुत आएगा, क्योंकि बहुत रिलेटेबल लगेगा ये सब्जेक्ट। मतलब जैसे जो भी एग्जांपल्स होंगे आपने वो सुने होंगे, 80-90% एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे। जैसे आपका किंगफिशर का आपको एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पता था ना। पैसे लेके भाग गया से तो याद आ ही गया था। ठीक है, तो ऐसे आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे। और मजा पता है पढ़ने में कब आएगा? जब आप खुद से एग्जाम्पल्स बनाओगे इसके। केस स्टडी अगर हम किसी की बात करें, सपोज आपने आज एक नई देखी मुंबई डब्बा वाला, अगर आप उसको पढ़ोगे ना, उसकी केस स्टडी पढ़ के देखना आज, आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में कि कैसे वो यूज करते हैं। वो यूज करते हैं कलर कोडिंग सिस्टम, कि टिफिन मिक्स ना हो। पता लगे तनीषा का टिफिन हर्षिता के पास पहुंच गया, आप सुबह से वेट कर रहे थे पनीर की और आ रही है दाल। तो मिक्स ना हो, तो इसके लिए वो यूज करते हैं कलर कोडिंग सिस्टम। क्योंकि ये कहना इजी है, टिफिन वाला मुंबई में लाखों टिफिन रोज के डिलीवर होते हैं। हम्म। एक जगह से उठा के बस आपको कहीं पे किसी को देकर आना इतना सिंपल नहीं है। तो उसके लिए आपकी पूरी उन्होंने सिस्टम बना रखा है। ठीक है, तो आप आज ये वाली केस स्टडी पढ़ के देखना। आगे भी हम जो करेंगे ना, केस स्टडीज को अगर पढ़ते जाओगे ना तो मजा आएगा। चीजों को इंटरेस्ट लेके अपने को ही मान के चलो कि हम कल को किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आप किसी भी फील्ड में जाओ, ऑडिट में चले जाओ, टैक्स में चले जाओ, या कोई भी और फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में जा रहे हो, स्ट्रेटेजी तो काम करने के लिए चाहिए ना। आप अभी बीइंग अ स्टूडेंट इतनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, चाहे वो फेल होती है चाहे कुछ भी होती है, 100% फेल नहीं होती है, उसमें भी आप देखोगे 20-30% तो आपकी होती है अप्लाई। तो धीरे धीरे आपकी और इम्प्रूव हो जाएगी, बट इस चीज को पढ़ना स्टार्ट करो अच्छे से। ठीक है। इसका मैं तो रोज ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करती हूँ। जैसे मतलब कि एक दिन पहले क्या करती हूँ, रात को कल आज का प्लान बना लेती हूँ। उसके बाद जब वो स्टेटस उसका होता है ना, ये तो मेरा फाउंडेशन से ही चल रहा है, तो मैंने आपको एक बारी पहले भी बताया था ना कि स्टेटस लिख देती हूँ। फिर उनको ग्रीन मार्क करती हूँ एक्सेल शीट पे, और उसके बाद जो सम होता है ना,
रेड वाले कितने हैं, ग्रीन वाले कितने हैं, उनको डिवाइड करके प्रोग्रेस, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता ऐसे सोचने में, बहुत टाइम लग रहा है। जैसे अगर तीन उसमें से 15 टास्क है, तीन उसमें से नहीं हुए कंप्लीट, रेड है, तो 3/15 करके ऐसे कितने परसेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट ऐसे पूरी बनी हुई है, रोज की है वो एक्सेल शीट में। समझ गई कि रोज के बस टास्क लिख के वो करना। तो हाँ। ठीक है, मतलब अलग अलग सबकी स्ट्रेटेजीज होती है, कोई पेपर पे लिख के टिक करता रहता है। नहीं, कभी कभी तो पेपर वाला भी होता है, जब ऐसे फिजिबल ना हो कि लैपटॉप पास है। हाँ जी। क्लास खत्म होने से पहले फोन चलाने लग जाते हैं। फोन में कुछ है ही नहीं चलाने वाला, सब कुछ डिलीट किया हुआ है मैंने, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करेंगे। कल से आप लोगों को क्या करना है, स्टडी मेट तो रखना ही रखना है, स्टडी मेट रेफर करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी से पढ़ना। हम्म। सब अपना स्टडी मेट लेके बैठना, ये मत कहना कि अभी नहीं है या गुम हो गया इधर उधर है, ढूंढ लो उसको आज ही, अगर किसी के पास अभी नहीं है तो। स्टडी मेट से पढ़ेंगे क्योंकि सारे अंडरलाइंस कीवर्ड्स इसमें ही करने में, इतनी थ्योरी आप लिख नहीं सकते। हम इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह ना ऐसा नहीं कर सकते कि 8-10 पेज का बस समरी बना दी, नहीं, तो इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट। इसके साइड में एग्जाम्पल्स लिखेंगे, तो आपको कल से अपने साथ क्या रखना है, स्टडी मेट रखना, एक नोटबुक रख लेना, ज्यादा कुछ बल्कि रजिस्टर नहीं चाहिए, नॉर्मल एक नोटबुक 200 पेजेस तक की, और स्टिकी नोट्स रख लेना। अगर किसी के पास नहीं है तो ले आना। स्टिकी नोट्स लगा लेना जहां जहां पे आपको एग्जाम्पल्स अपने कंफर्ट के लिए, कोई आपको लग रहा है एग्जाम्पल कि ये यूज हो सकता है तो वो लगा देता है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? हाँ जी, ऋतिका, श्रेयांश। ओके मैम। ठीक है, ऋतिका। यस मैम। यस मैम। तो कल से स्टार्ट करेंगे, अराउंड 2:15 तक स्टार्ट करा करेंगे। ओके मैम। बाय।